बीए भाग प्रथम के सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत है। हम कहानी के संदर्भ में अध्ययन करते आए हैं। आज उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हमने जो कहानी और आधुनिक कहानी में अंतर शुरू किया था उसी पर आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने अंतर करते हुए जिन बिंदुओं की चर्चा कर ली थी, एक बार उसको थोड़ा सा दोहराएंगे कि हमने किन किन आधारों पर अंतर किया। मुख्यतः हमने अंतर के लिए जो चीज ली थी वो लिए थे कहानी के तत्व, या उन तत्वों को हमने जो मूल तत्व माने हैं उनसे थोड़ा सा अलग करके भी देखा था ताकि अंतर को और अधिक स्पष्ट किया जा सके। हमने कथानक की दृष्टि से अंतर लिया था, हमने चरित्र सृष्टि और चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी अंतर किया था कि चरित्रों में आधुनिक कहानी में और कहानी में कहाँ अंतर है। उसी तरह से कथानक में किस किस तरह का अंतर दोनों तरह की कहानियों में हमको मिलता है। इसके अलावा आधुनिक कहानी और या नई कहानी और जो कहानी है उसमें कहाँ अंतर है संवादों की दृष्टि से, वो भी हमने देखा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि उद्देश्य में भी प्राचीन जो पुरानी कहानी है उसमें और नई कहानी में आपको अंतर मिल जाता है और क्या क्या मिलता है वो भी हमने देख लिया था। और इसके साथ साथ शिल्प संबंधी अंतर को भी हमने जान लिया था कि नई कहानी में और पुरानी कहानी में कहाँ अंतर है। ठीक, अब हम बचे हुए जो बिंदु हैं जैसे मूल संवेदना में अंतर और जीवन का कितना हिस्सा लिया जाता है उस पर एक अंतर जो है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मूल संवेदना। निश्चित रूप से समय के साथ संवेदनाओं में अंतर आता है। मूल संवेदना में अंतर नहीं आता, लेकिन उस संवेदना को किस तरह से प्रकट किया जाता है, वो संवेदनाएं किस तरह से हमारे सामने आती है और हम उसको किस तरह से अनुभूत करते हैं, उसमें समय के साथ अंतर आ जाता है और वो इन कहानियों में आपको मिल जाएगा। तो पहला अंतर जो हम कर सकते हैं वो है कि मूल संवेदना के साथ साथ गौण संवेदनाएं जो पुरानी कहानी है उसमें विद्यमान रहती है, अर्थात एक से अधिक संवेदनाएं इसमें साथ साथ चलती है। मूल संवेदना तो जो होती है वो होती ही है, उसके अलावा गौण संवेदनाएं भी साथ साथ चलती रहती है। जबकि आधुनिक कहानी में संवेदना का एक ही तत्व विद्यमान रहता है, उसमें गौण संवेदनाएं नहीं रहती। सिर्फ एक संवेदना को पूरा जोर दे करके कहानी में उभारा जाता है और उसका प्रभाव ये होता है कि उस कहानी में जो बात कहानीकार कहना चाहता है या समाज की जिस बात को हमारे सामने लाने की कोशिश की जाती है वो बात पूरी तरह से उभर करके हमारे सामने आ जाती है और हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। दूसरा जो संवेदना संबंधी अंतर है वो है कि आधुनिक कहानियों में संवेदना ही अधिक महत्व रखती है। जो अन्य कहानी के अन्य जो तत्व हैं जैसे पात्र है, चरित्र चित्रण है, वो इतने अधिक महत्व नहीं रखते। तो ये भी इन दोनों तरह की कहानियों में अंतर होता है। और तीसरा जो अंतर हम कर सकते हैं वो है कि पुरानी कहानी जीवन के एक बड़े हिस्से को समेटने की कोशिश करती है। पुरानी कहानी में कहानीकार जीवन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा, हम ये नहीं कहते कि सारा हिस्सा या बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, नहीं, बड़ा हिस्सा करना होता है तो फिर वो कहानी नहीं रहती, उपन्यास हो जाता है। लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से देखें तो पुरानी कहानियों में नई कहानी की तुलना में एक बड़ा हिस्सा समेटने की कोशिश रहती है, जबकि नई कहानी में जीवन की समग्रता को नहीं देखा जाता
बल्कि जीवन की एकांगिता का चित्रण अर्थात बहुत छोटे हिस्से का चित्रण उसमें हमको मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटे का मतलब ये नहीं कि वो कोई अधूरा लगता हो, उसमें भी एक पूर्णता हमको दिखाई देती है। वो हम अगले बिंदु के अंतर्गत उसको देखेंगे। तो इस तरह से हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि कोई एक मानसिक पक्ष हो, आधुनिक कहानियों में जो लिया जाता है, या कोई चरित्र की कोई मर्मस्पर्शी एक घटना हो या छोटी सी एक झांकी हो, या फिर जो जीवन की परिस्थितियां होती है उस परिस्थिति विशेष की मार्मिकता को लेकर के चलता है आधुनिक कहानी का जो है, उसका प्रकाशन करने की कोशिश आधुनिक कहानी में रहती है। जबकि पुरानी कहानियों में उसको विस्तार पूर्वक दिखाने की कोशिश की जाती थी। मनुष्य को जो कुछ कहानीकार को कहना है वो खुद उस कहानी में कह देता था, पाठक के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता था। जबकि आधुनिक कहानियाँ पाठक के लिए भी बहुत कुछ संवेदनाओं की अनुभूति करने के लिए छोड़ती है, वो मजबूर करती है कि पाठक स्वयं भी कुछ सोचे। तो इस तरह से मूल संवेदनाओं के लिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों में इतना अंतर पाया जाता है। एक चीज़ जो अंतर हम कर सकते हैं, अक्सर कहा जाता है कि कहानी जीवन का लघु खंड चित्र होता है। ये नई कहानियों की बजाय आधुनिक कहानी के लिए कहना अधिक उचित रहता है। कहानी चाहे कोई सी भी हो, वैसे तो जीवन का कोई ना कोई खंड लेके चलती है, लेकिन उस खंड में भी एक लघु खंड लेके चलना नई कहानी की एक विशेषता होती है। ये विशेषताएं पुरानी कहानी में नहीं पाई जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन कहानी में संपूर्णता और समग्रता का आग्रह रहता है। प्राचीन कहानी में संपूर्णता का और समग्रता का आग्रह रहता है, जबकि आधुनिक कहानी में जीवन की एकांगिता पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। पुरानी कहानी जो समग्रता को लेकर चलती है, जीवन की संपूर्णता को लेकर के चलती है, वहीं आधुनिक कहानी जीवन के हिस्से विशेष को लेकर के एकांगिता के ऊपर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। तो एक छोटा सा हिस्सा लेकर चलती है और उसी पे पूरा ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश आधुनिक कहानी में हमको मिलती है। यही कारण है कि प्राचीन कहानी का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है, जबकि आधुनिक कहानी में अधिक विस्तार विषय के रूप में या घटनाक्रम के रूप में नहीं पाया जाता और उसमें संक्षिप्तता बनी रहती है। संक्षिप्तता बनी रहती है। इसके अलावा हम तीसरी बात करें तो ये कहेंगे कि प्राचीन कहानी में नवीन कहानी की तुलना में जीवन की अपूर्ण झांकी रहती है। शायद मैं उल्टा बोल गया। आधुनिक कहानी में या नवीन कहानी में प्राचीन कहानी की तुलना में जीवन की पूर्णता की झांकी नहीं रहती या अपूर्ण झांकी रहती है। आधुनिक कहानी में पूर्ण झांकी आधुनिक कहानियों में नहीं मिलेगी, हाँ प्राचीन कहानियों में फिर भी मिल जाती है। और इसका मैंने ऊपर जो चर्चा की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कहानी में हमको कहीं कोई अपूर्णता नजर आए। वो अपूर्णता नहीं होती, होती तो पूर्णता ही है। लेकिन अंतर कहा जाता है कि प्राचीन कहानी में, पुरानी कहानी में या कहानी में जहाँ कहानीकार सब कुछ स्वयं बता देता था, वहीं आधुनिक कहानी में कहानीकार पाठक के लिए भी जीवन के उस हिस्से को सोचने के लिए, उस हिस्से के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है और वो पाठक स्वयं उस बात को पूर्ण कर देता है। तो अब देखिए कितनी संतुष्टि मिलती है। कहानीकार ने जगह छोड़ दी, पाठक ने उस जगह को पूरा कर दिया, तो क्या संतुष्टि होगी भाई। कहानीकार ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और मैंने भी उसमें अपना सहयोग या अपना योगदान कर दिया,
तो ये एक रुचि पैदा करने वाली बात हो जाती है, और हर व्यक्ति की जो कि उस कहानी को पढ़ता है उसकी सोच उस संवेदना के प्रति जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपूर्णता होते हुए भी, या झांकी अपूर्ण होते हुए भी, प्राचीन पुरानी कहानी की तुलना में इसमें कहीं हमको अपूर्णता दिखाई नहीं देती, और हमको इसमें ऐसी तृप्ति होती है जैसे कि कोई पूर्ण कहानी, पूर्ण जीवन हमारे सामने उपस्थित हो गया हो। इसके अलावा एक अंतर लघु खंड चित्र के अंतर्गत हम और ले सकते हैं कि आधुनिक कहानी में जीवन के यथार्थ का वर्णन अधिक मिलता है। जो अनुभूतियां हैं यथार्थ की, उस पर आधुनिक कहानी टिकी होती है, जबकि कहानी या पुरानी जो कहानी है उसमें जीवन की यथार्थ झांकी नई कहानी की तुलना में बहुत कम हमको देखने को मिलती है। उसमें कल्पना का या काल्पनिक पात्रों का या काल्पनिक घटनाओं का या ऐसे पात्रों का वर्णन या चित्रण अधिक मिलता है जो हम लोगों के सामने पूरी तरह से नहीं आ पाता है, और वो यथार्थ से थोड़ी सी दूर हो जाती है। एक बात हम और कर सकते हैं, वो है रूप से संबंधित, कि पुरानी कहानी रूप तत्व का अधिक ध्यान रखती है, कहानी का रूप स्वरूप उसकी तरफ अधिक ध्यान देती है, जबकि आधुनिक कहानी जो है वो शैली की विशिष्टता पर अधिक ध्यान देती है। हमने शिल्प के अंतर्गत जो देखा था उसमें उसी चीज़ को अपने यहाँ दूसरे रूप में जीवन के लघु खंड के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि शिल्प में ही जो है लघु खंड के रूप में लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक कहानी में शैली की विशिष्टता पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि पुरानी कहानी में या कहानी में किस पर ध्यान दिया जाता है? रूप पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखा कि नई और पुरानी कहानी में कई ऐसे शीर्षक हैं, कोई ऐसे बिंदु हैं जिन पर उनमें हम स्पष्ट तौर पर अंतर कर सकते हैं। तो आपको यदि कोई पूछता है कि नई कहानी में और पुरानी कहानी में क्या अंतर है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। आपको ये अंतर पता पहले भी थे, लेकिन उनको स्पष्ट नहीं किया गया था आपके मनोमस्तिष्क में। अब हम थोड़ा सा पुराना जो हमने पढ़ा है उसकी तरफ चलते हैं। अब कहानी का एक जो परिभाषा है, उसका रूप है, उसके जो अंतर हैं, उसके जो भेद हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो हमने कहाँ कहाँ से चर्चा की, वो है कि कहानी आई कहाँ से, क्या नाम से चलन रही, ये हमने देखा कि जैसे इसके कई नाम रहे हैं, कहानी रहा है, आख्यायिका रहा है, गल्प रहा है, इस तरह के कई नाम इसके चलन में रहे। और ये भी हमारा मानना है कि कहानी जब से मनुष्य जीवन का अस्तित्व आया है हमारे सामने, और वो उसने थोड़ी सी समझ पकड़ी है और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की क्षमताएं पैदा की है, तब से कहानी हर मनुष्य के जीवन में रही है। दूसरी है इनकी परिभाषा को हमने देखा, तो परिभाषा में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई है। किसी ने तो इसको ध्रुपद की तान कहा है, तो किसी ने इसको एक प्रकार की भूख कहा है, तो किसी ने एक कहानी जीवन का चित्र कहा है। तो अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग बातें बताई है और हमने उसको भी देखा है। तो ये वो कहानी के परिभाषा के बारे में। फिर हम आए कहानी के तत्वों पर कि कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, वो भी हमने अध्ययन किया। हमने 6-7 तत्वों का अध्ययन किया था। हमने तत्व कितने लिए थे? 7 तत्व लिए थे। कौन कौन से? शीर्षक, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा, शैली और वातावरण, तथा 8वां हम उद्देश्य। और यही 8 तत्व लगभग हमने थोड़े बहुत रूप बदल करके जो नई और पुरानी कहानी में अंतर किया है उसमें लिए हैं।
तो कहानी के तत्व हमने खाली इसलिए किया कि आपको याद रहे, वरना लंबा हम इसको नहीं खींचेंगे। दूसरी जो बात आती है फिर कहानी में अंतर, कहानी के भेद, कहानी के कौन कौन से भेद होते हैं। तो कहानी के भेद भी हमने अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारों के आधार पे, जिस आधार पे कहानी का वर्गीकरण किया गया, उनको अलग अलग तरह से हमने देखा। और फिर कहानी के लिखने की शैलियाँ, उसका भी हमने अध्ययन किया कि कहानी की लेखन की कौन कौन सी शैलियाँ हमारे यहाँ रही है। और तत्पश्चात अंत में हमने जो चीज़ आज पढ़ी है और कल पढ़ी थी, उसको भी देखा है। तो अब आपके सामने यदि इन बातों के बारे में कोई भी प्रश्न किया जाता है तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, बल्कि आपको इस तरह से तैयार करना है कि आपकी स्वयं की समझ विकसित हो। आप रटी हुई चीज़ भूल सकते हैं, लेकिन समझी हुई चीज़ को भूल नहीं सकते। हो सकता है आपको नाम याद आना संभव नहीं हो, लेकिन उस विषय की समझ होगी तो आप उस विषय पर लिख सकते हो। यदि रटा हुआ है तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, थोड़ी सी घबराहट पैदा होते ही वो सब आपके साफ हो जाएगा। तो आज के लिए यही इतना ही। फिर आगे हम कहानी का जो विकास क्रम है उस पर चर्चा प्रारंभ करने का विचार है। बाकी हो सकता है कि हम किसी दूसरे बिंदु को लेकर के अपनी बात को रखें। अभी तक यही हमारा विचार है कि हम कहानी का जो इतिहास है, विकास क्रम, उस पे करेंगे, या हमारे पाठ्यक्रम में साहित्य का इतिहास है उस पर भी चर्चा हम कर सकते हैं। जो भी संभव होगा और जो उचित लगेगा उसको हम आगे जानेंगे। इसी के साथ आज की हमारी बात समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।